हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 एवरीवन। क्या मैं आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूं क्या? सुनाई दे रहा हूं क्या? जल्दी से बताइएगा प्लीज। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। है सभी का स्वागत, आपका है स्वागत, आप सभी का। जो भी बोलना है बोल लीजिए प्लीज। थोड़ा सा कंट्रोल माइनस कर दीजिए। है भाई, ये कंट्रोल माइनस तुरंत, ये बस 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 इतना ही। बहुत बढ़िया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जीवीएन लिखकर भेजें, और अगर आप एक सच्चे पीवीएन है तो पीडब्ल्यूएन भी लिखकर भेजें। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एसएमजे, जीजेबी, एजीआर, जीडीबीडी, बीएमडब्ल्यू, ये सारे नाम नीचे आ चुके हैं। ओ भाई, कोई बच्चा बेचारा सच में यार, मतलब मैं ये तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, अगर सच में कोई बच्चा नया आया हो, वो नीचे ये सब बटन बटन देख के बोले घबराई जाए, बोले ये क्या है मास्टर। हाँ सर, मैथ तो सच में डिफिकल्ट होती है। यस, वाह 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 वाह। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एंड बिलीव यू ऑल आर गुड। ठीक है। ओह, टुडे इज लेक्चर नंबर 7। आए, आज तो लेक्चर नंबर 7 है भाई, है ना। टुडे इज लेक्चर नंबर 7, है ना। थाला फॉर ए रीजन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट किया जाए। हाँ, तो विदाउट एनी फर्दर डिले, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सटेंशन का मौका नहीं मिल रहा है यार। हाँ, अब पता है ये जो एक्सटेंशन मतलब इतना मेरे खून में बस गया है कि कल मुझे यहां एक्सटेंड करने को नहीं मिला, तो मैं घर जाते जाते एक एक्सटेंशन ले गया जिसमें वो अलग अलग प्लग आते हैं ना। हाँ, परसों भी ले गया था। घर वाले सोच रहे ये एक्सटेंशन क्यों खरीद के ला रहा है। मैं कहा कहीं ना कहीं तो एक्सटेंशन मुझे अब चाहिए भाई, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तुम लोगों की एनर्जी अलग लेवल पे रहती है, समझ में आया। किसी भी चीज बस एक बार तुमसे बात की जाए, तुम तैयार हो, हाँ है ना। तैयार हो कि नहीं, ईमानदारी से बताना। लोल, अबे काय का लोल? अच्छा वैसे वो वाले हो क्या? काय का लोल, खुल के हंसा करो। ऐसे हाँ, लोल वोल करके रह जाओगे। ये क्या है तुम्हारी व्हाट्सएप में जिंदगी समेट गई है। हाँ, खुल ऐसे हंसा करोगे, आसपास वाले देखे बोले ये कौन हंस रहा है। है ना। सही है भाई, क्या ढंग से हंसा करो, समझ में आया। हाँ चलिए, वर्टिकल लाइन टेस्ट बेचारा वीएलटी, है ना। है ना। इससे बढ़िया सर हम कोई ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, हमें भी लग रहा है पता नहीं ये कौन सा टेस्ट है। सर वर्टिकल लाइन टेस्ट कौन सा होता है देख लेंगे, घबराओ मत। डोमेन एंड रेंज फ्रॉम ग्राफ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। डोमेन और रेंज हम ग्राफ से देखने वाले हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए जी, अब आपकी नजरें एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गर्मी से बचे हुए ना, वेरी गुड। हाँ, अंदर ही रहने का है, ठीक है। हाँ, अंदर घर में रहो, बाहर बहुत गर्मी है भाई, पिघल जाओगे। और कुछ लोग तो इतने खा पी कमरे इवेपोरेट ही हो जाओगे, पता चला कपड़े कपड़े रह गए जमीन पे, तुम गैस बन के उड़ गए। कौन सी गैस बनेगी तुम्हारी? नोबल बनेगी कि दूसरी कौन सी? आर यू ए नोबल गैस? बोले नहीं सर, आई एम ए ग्लोबल गैस। यस और नो? शायरी हो जाए। ये शायरी वाला है का? आती शायरी। क्यों, दे के भूला था क्या मुझे कोई कि बोले सर, है ना। या लॉन्च के वक्त ये प्रॉमिस किया गया था कि तुम्हें रोज एक शायरी सुनाएंगे, है ना। चलो रेडी। सर आई लव यू, आई ऑल्सो लव यू बेटा। हाँ, नोबल के बाद इनर्ट होती है। ठीक है, ये के पीएनसी है भाई, किसी को बताना मत। अपनी ऐसी हालत है केमिस्ट्री में। हाँ, गोबर गैस तो तुम हो ही। उसमें क्या बोलना है यार, सारी बातें मेरे मुंह से सुनोगे, फिर कल को तुम बोलोगे सर आप ही इतने रूड हो, आप हमें बार बार रोस्ट करते रहते हो। अरे भैया, गर्मी इतनी है कि रोस्ट हो जाता है, मैं करना नहीं चाहता हूं, ठीक है। चलिए, एसटीआरटी, चलिए आगे। व्हाट इज
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं बेटा? सर ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर हो तो ध्यान रखना बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर नहीं होना चाहिए। ये किस केस में? व्हेन ए एंड बी बोथ डिफरेंट, ए एंड बी बोथ डिफरेंट। जबकि आप इसमें जानते हैं, ठीक है, ए और बी टाइप की सिचुएशन ये अलाउड है। अरे कोई मेरा भोला डब्ल्यू तो नहीं है ऐसा कि जो ये लास्ट क्लास का रिकैप भी लिखता हूं, ये सिर्फ सुनने वाली बात होती है, समझ में? कंपोजिट रिलेशन किसको बोलते हैं बेटा? कंपोजिट रिलेशन बोलते हैं, कंपोजिट रिलेशन बोलते हैं कि एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी तक रिलेट कर रहा है R1, और एक रिलेशन है जो सेट बी से सेट सी तक जा रहा है R2। तो जो यहां के एलिमेंट्स को डायरेक्टली यहां रिलेट करेगा, इस रिलेशन को हम बोलते हैं कंपोजिट रिलेशन। दैट इज दिस फ्रॉम दिस। R1O R2 लिखना है या R2O R1 लिखना है? तो R2O R1 आएगा सर। ये जो बाद में लग रहा है, जो बाद में लग रहा है वो पहले लिखा जाएगा, और जो पहले लिख रहा है वो बाद में लिखा जाएगा। लिटिल गोलू, वेरी गुड, आ जाइए। व्हाट इज फंक्शन? सर बेसिकली फंक्शन जो है वो एक रिलेशन ही होता है। समझना समझना भाई, समझना। हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। रिलेशन जो है वो एक फंक्शन ही होता है। बस रिलेशन पे आपने दो कंडीशंस और लगा दी। आपने बोला कि लेफ्ट साइड वाले सेट का कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं रहना चाहिए, और राइट साइड में वो एक ही एलिमेंट से रिलेट होगा, ठीक है? तो ये दोनों कंडीशन लगाने के बाद में रिलेशन जो है वो फंक्शन बन गया है। रिलेशन क्या बन गया है? फंक्शन बन गया है। बहुत बढ़िया। तो दिस रिलेशन इज नाउ बिकम ए फंक्शन। ये एक फंक्शन का एग्जांपल है। राइट साइड वाले सेट में से अनरिलेटेड एलिमेंट्स रह सकते हैं, ठीक है? पूरा कंप्लीट सेट ए, लेफ्ट साइड वाला पूरा सेट विल बी कॉल्ड एज डोमेन। पूरा राइट साइड वाला सेट विल बी कॉल्ड एज कोडोमेन। राइट साइड वाले सेट में से जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं दैट विल बी कॉल्ड एज पार्ट ऑफ सेट, सॉरी पार्ट ऑफ रेंज। इनका अगर आप एक सेट बना दोगे 2 3 5 का तो वो रेंज कहलाएगी। एसएमजे आ जाइए। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। जल्दी 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 फटाफट ट्रू फॉल्स के आगे बढ़ते हैं, है ना? जस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। स्टार्ट हो जाइए, यू नो द ड्रिल। हाँ आ जाइए। पहली स्टेटमेंट, इफ ए रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक देन इट इज कॉल्ड एज एंटी सिमेट्रिक। क्या ये परिभाषा थी क्या? कैसी बात कर दी सर? अगर रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो फिर उसको हम एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे। गलत बात सर। इफ ए रिलेशन कैन बी सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक, बोल रहा है कि अकेला एक ऐसा रिलेशन हो सकता है जो सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो। सत्य वचन सर, है ना? जबकि एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दो अलग अलग कहानियां हैं। बहुत बढ़िया। अगर एक रिलेशन आर है जो ए से बी को रिलेट कर रहा है, एक रिलेशन एस है जो बी से सी को रिलेट कर रहा है, देन रिलेशन रिलेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए टू सी इज ROS। मतलब एक रिलेशन है आर जो ए से बी रिलेट कर रहा है, और एक रिलेशन है एस जो बी से सी रिलेट कर रहा है। तो ए से सी वाले एलिमेंट्स को रिलेट करने वाला हो जाएगा कितना? ROS। आर पहले एस बाद में। फॉलस। SOR आना चाहिए था सर, ROS नहीं आएगा। फॉलस। इफ ए कॉमा बी देन डोमेन ऑफ एफ इज कंप्लीट सेट ए। अगर फंक्शन सेट ए से सेट बी डिफाइन किया गया है तो ये वाला पूरा सेट जो है ये हमेशा कंप्लीट सेट जो है ये डोमेन होता है। आंसर इज सर यस, दिस इज ट्रू। ये सत्य है। रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। हां सर बिल्कुल सत्य वचन। रेंज जो है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट ही तो होता है। एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन। फॉलस। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। ट्रू। ठीक है, तो FT FT TFT सारे मैच कर गए हो तो MDH लिखकर भेजिएगा प्लीज, है ना? ये सवाल मैंने आपको सोचने के लिए दिया था। आई होप एंड बिलीव आप सभी लोगों ने सोच लिया होगा, है ना? अब जिस स्पीड से तुम्हारे ये ट्रू फॉल्स चल रहे हैं, अगर तुमने ढंग से पढ़ा है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की भाई, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और जो कि मैं गिनवा नहीं रहा हूं, दैट इज माई पार्ट, समझ में? माई ड्यूटी या माई पार्ट ऑफ द जॉब, जो कि करनी भी है। अब हमारा जो रिलेशन वाला पार्ट है वो खत्म होने को आया। हमने बहुत एग्जांपल्स किए रंग बिरंगे, ठीक है, हाँ है ना? बट आपको क्या सोचना आया? अब मुझे अब यहां स्टार्ट हो जाइए, इस पहले वाले के बारे में बताओ, ये रिलेशन कैसा है?
आपको सिर्फ वही लिखकर भेजना, अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो आरएसटी लिखकर भेज दो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है तो आरएस लिख के भेज दो, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है तो आरटी लिखकर भेज दो, जो भी है वो लिखकर भेजिए। ये क्या है पहले वाला? चैट की स्पीड मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं तो आंसर मैच करवा रहा हूं सिर्फ। पहले वाला क्या है? पहले वाला सर रिफ्लेक्सिव कॉमा ट्रांजिटिव है, ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ गए कि नहीं समझे? अगले वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले की बारी अब शुरू हो चुकी है, आंसर बताइएगा प्लीज। सेकंड वाला, बहुत बढ़िया। अगले वाला सेकंड वाला आ जाइए। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से ये क्या है? आरएस है, आरटी है, टीएस है, सिर्फ टी है, सिर्फ आर है, सिर्फ एस है, क्या है ये? अगले वाला सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। एस या एस टी, दो चीज में जंग छिड़ी है भैया, एक तो एस और एक एस टी में। ये सिर्फ सिमेट्रिक है। अब बात आती है ट्रांजिटिव वाले, इसको प्रूफ गलत करना है तो आप एग्जांपल ऐसा सोचो, गलत सोचो भाई, इसको नॉन ट्रांजिटिव प्रूफ कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है। ऐसी है ना सिर्फ, या एस टी भी है ये? हाँ, दो पेयर बनाया आपने, मतलब एक ऐसा पेयर बनाओ जो ए कॉमा बी सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एग्जांपल बता दो फटाफट, जो पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि मान लो आपने बोला कितना, 1 कॉमा माइनस हाफ, हाफ में से हाफ जाना चाहिए, ठीक है? ठीक, तो देखो यहां पर 2 कॉमा हाफ एक पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखना जरा। हाँ सर, क्योंकि जब 2 में से आप हाफ घटाओगे, या कोई सा भी पेयर मान लो यार, ये लो 5 कॉमा 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 3, ठीक है? हाँ है ना? फिर 2 कॉमा 5, हाँ कुछ भी ले लो, बहुत आसान है। 5 कॉमा 2 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही। 2 कॉमा 5 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सर। क्या 5 कॉमा 5 सेटिस्फाई कर रहा है? तो आंसर इज सर नो। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, समझ में? दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव, दिस इज एस ओनली। ये सिर्फ सिमेट्रिक है, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है। अगले वाले पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल मैंने लिख के दिखाया, बाकी आप और भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, अगले वाला आ जाइए। इसके बारे में थर्ड वाले में बताओ, एसआरटी में से क्या है ये? जल्दी जल्दी जल्दी, एग्जांपल ना बताइए प्लीज, मुझे जल्दी जल्दी आंसर बताइए। आप सब लोगों ने एग्जांपल सोच लिए होंगे। ये क्या है? आरटी सिर्फ ट्रांजिटिव है। ओ भाई, आंसर इज ये कुछ भी नहीं है, ना ही ये। अच्छा, ये आर के ऊपर टिक लगा हुआ है, मतलब ये नथिंग है, समझ में? ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। एग्जांपल बताइए प्लीज। आप ढंग से सोच नहीं पाए हैं, और जो लोग ओनली ट्रांजिटिव बोल रहे हैं, बहुत ही गलत बात भाई। आप पूरा सोच ही नहीं पा रहे हैं अभी भी। आपको विपरीत डायरेक्शन में दिमाग चलाना है, अपोजिट डायरेक्शन में दिमाग चलाना है, समझ में आया? तो दिस इज नन, ये कुछ भी नहीं है इन तीनों में से। रिफ्लेक्सिव सबको समझ में आ रहा है? रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम दिस। तो मुझे एक बात बताओ, क्या -1 कॉमा -1 रियल नंबर होता है? -1 क्या वो खुद से रिलेट होगा, या फिर -2 कॉमा -2 रिलेट होगा? तो सर ए की जगह -2 और बी की जगह अगर मैं -2 रखूं तो -2 का क्यूब, सर ये आएगा -8। क्या -2 से छोटा होता है -8? सॉरी, क्या -8 -2 से बड़ा होता है? तो आंसर इज नो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? इसको फाइव मत बोलो बे, ये क्या है? फाइव मत बोलो, इसको बोलो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव नहीं है, एग्जाम्पल लिख लेना -2 कॉमा -2। सिमेट्रिक क्यों नहीं है सर? ये लो 1,3 सेटिस्फाई कर रहा है, परंतु 3,1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब बात आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल सोच के बताओ।
ए कॉमा बी सेटिस्फाई करे, बी कॉमा सी सेटिस्फाई करे, ए कॉमा सी सेटिस्फाई ना करे। जल्दी से बता दो। मैंने सिमेट्री का भी एग्जांपल दे दिया, ठीक है। 1,3 सेटिस्फाई कर रहा है, 3,1 नहीं कर रहा, ठीक है। एक एक एग्जांपल ढूंढना है। ट्रांजिटिव का बताओ जल्दी से। एक ऐसा पेयर ए बी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये लो भाई। है ना। हाँ, अब वो पेयर ढूंढना है आपको, ठीक है। हाँ, आराम से 1 2 2 1। तो बेटा अगर 1 2 और 2 1, ये कौन है भाई? भांग खाए हुए लोग। ये 1 2 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये 2 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मुझे पहले आप वो दो बताओ जो सेटिस्फाई कर रहे हो। समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? अभी भी लोग नहीं सोच पा रहे हैं। ध्यान से देखो, एक एग्जांपल मेरे समझ में आता है, ठीक है। जैसे एक मैंने 3 ले लिया, यहां पे कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे 4, ठीक है। और जैसे इसका एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, 4 3 इज सेटिस्फाइंग। इसका क्यूब होगा 27, जो है वो 4 से बड़ा होता है। 3 2 इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग, बहुत बढ़िया। यहां पे नंबर आपको 8 से बड़ा लेना है, 9 ले लो, एक काम करो, या 10 ले लो, या फिर 11 ले लो, जो भी लेना है वो ले लीजिए। 11 3 इज सेटिस्फाइंग, हाँ सर, ठीक है। यहां पे सर 3,2 इज सेटिस्फाइंग, हाँ सर। क्या एक बात बताओ, 11,2 इज सेटिस्फाइंग? तो आंसर इज सर नो। तो ना ही ये ट्रांजिटिव है, और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है। ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा। यहां पे आप 11 रखोगे, यहां 2 रखोगे, 2 का क्यूब 8 होता है, जो कि 11 से छोटा नहीं होता। बहुत बढ़िया। अगले वाला बताइएगा, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हाँ सर, बिकॉज रिफ्लेक्सिव तो है, खुद खुद को पुट करोगे, ठीक है। 2 का डिफरेंस अगर 13 से छोटा आ रहा है, तो वो बदलने के बाद में सर ये सिमेट्रिक भी है। कमेंट करके भेजिए प्लीज, आपका इसका आंसर क्या आ रहा है? 4th का। और ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव ना होने का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे सिर्फ आर एंड एस ओनली। ढूंढ लिया आपने इसमें? आप इसमें बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज आर कॉमा एस ओनली। अगले वाले में आ जाइए, है ना। अगले वाले में आ जाइए, ये बता दो ये कितना है भाई? अगले वाला जल्दी से, 5वां। जल्दी 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 स्पीड अप कीजिए। और जिन लोगों का जवाब गलत आया ना बेटा, आपको वापस सारे सवाल खुद करने हैं, आप अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है। वैसे मैक्सिमम लोग सोचने लग गए हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट मैंने देखे कि सर पहले हमें सोचने में दिक्कत हो रही थी, बट अब ये रिपीटेड नंबर ऑफ एग्जांपल्स हमें उस डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगले वाले का आंसर भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। हाँ सर, सिमेट्रिक, हाँ। ट्रांजिटिव है क्या? तो आंसर इज नो, ठीक है। आर बी ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए, डिफाइंड एज दिस, ए माइनस बी का पॉजिटिव आना चाहिए, ये वाला रिलेशन है। ये कैसा है भाई? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। ए माइनस बी का मॉड, जैसे 2 3 ले लिया, बहुत बढ़िया। 3 2 ले लिया, वो भी ठीक है, पर 2 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दिस इज ओनली एस, ये सिर्फ एस है। ये वाला बता दो 7वां, इस पे डिफाइन किया, इस सेट पे डिफाइन किया ये वाला रिलेशन। 3 6 9 12, 9 9 का है, 3 3 का है, 12 12 का है। सर ये रिफ्लेक्सिव तो है। अगले वाला 7वां बताइए, 7वां है ना। 7th रिफ्लेक्सिव है, हाँ। 3 3 6 6 9 9 12 12 रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक 6 12 का उल्टा 12 6 नहीं है इसमें, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है भाई। 6 12 का उल्टा 12 6 कहां है? सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव है ये, आरटी बोल रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ये वाला जो है, ये वाला रिलेशन एडी बराबर, मतलब बाहर वाले दोनों का एडिशन, तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। आई बिलीव ये ट्रांजिटिव भी है। लास्ट वाला बताना जरा, क्या ये आर एस टी ये तीनों ही है क्या? लास्ट वाला लास्ट।
हाँ, लास्ट वाले को आप ऐसे बोलो कि सर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। कितने लोगों का सारा मैच है एकदम? एमडीएच लिखकर भेजना, 8 के 8 मैच है तो जल्दी से। बहुत बढ़िया सोचा, बहुत बढ़िया। आ जाइए क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम कैलकुलस कोर। आ जाओ, आंसर बोलिए प्लीज। क्या आ रहा है इसका जवाब? अच्छा, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग क्यों बोला गया वो भी आपको बताऊंगा। एक इंटीजर टाइप, मेरे ख्याल से न्यूमेरिकली है ना, हाँ, नंबर ऑफ ट्यूपल्स पूछे आपसे, 30 सेकंड स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 मैच नहीं हुए तो उनका आप वापस से तरीका देखो। नाउ सर, इसमें अब क्रिटिकल थिंकिंग वाला स्टेप क्यों है मैं आपको बताता हूं कि आजकल क्या है, जब ऐसी कुछ आपके पास में कहानी, आई होप आप सभी लोग फैक्टोरियल के बारे में जानते होंगे। उसमें वो बोल रहा है कि एबीसीडी, बहुत बढ़िया यार, कुछ लोग बोल रहे 2, कुछ लोग बोल रहे 4, कुछ लोग बोल रहे 7, देखते रहना। एबीसीडी, एबी को सीडी से रिलेट किया जा रहा है, 4 ट्यूपल्स है ऑन नेचुरल नंबर्स। तो मैं ये बोल सकता हूं ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, दीज आर नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये भी दोनों नेचुरल नंबर, ये भी दोनों नेचुरल नंबर। ये ए जो है वो बी से बड़ा है, सॉरी, बी जो है वो ए से बड़ा है और सी जो है वो बी से बड़ा है। हमें इस रिलेशन के बारे में सोचना है, ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल बराबर 3 की पावर डी। ठीक है, आराम से देखना, इसमें सोचने वाला कंस्ट्रेंट ऐसा नहीं है कि यहां पे जिन लोगों ने हिट एंड ट्रायल से किया है और वो अपने 2 जवाब तक पहुंच पाए, इसका फाइनल आंसर है 2। जिन लोगों ने हिट एंड ट्रायल से किया कि इसमें कौन कौन सी सेटिंग बैठ सकती है, मतलब एक देखना जरा, स्टूडेंट ए ने इसको ऐसे सॉल्व किया, जो कि मैं गलत नहीं बोलता हूं, बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वैज्ञानिक लोग मिल जाएंगे, दिस इज नॉट ए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और पता नहीं क्या क्या बोलते हुए, बट वो आपकी मनोदशा नहीं जानते। स्टूडेंट ए ने क्या किया, लेफ्ट साइड में फैक्टोरियल की वैल्यूज हैं, तो n फैक्टोरियल, या मतलब आप बोलो 0 फैक्टोरियल, 0 तो हो नहीं सकता बिकॉज नेचुरल नंबर है, तो 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है बेटा 2, 3 फैक्टोरियल होता है पहले 3 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 6, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 5 फैक्टोरियल कितना होता है सर, दैट इज 120, 6 फैक्टोरियल होता है 720 और 7 फैक्टोरियल होता है 5040, आई बिलीव ऐसे चलता जाएगा। और 3 की पावर डी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, ऐसे चलता जाएगा, है ना। अब 3 फैक्टोरियल्स का सम 3 की किसी पावर के बराबर आना चाहिए, ये लो सर, 3, 6 और 9, और वो पावर्स मतलब वो सारे फैक्टोरियल ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। इंक्रीजिंग मतलब कि ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, तो 6, 2 और 1, 9, बहुत बढ़िया, है ना। तो एक इसमें केस 1 आप बोल सकते हो कि सर दैट इज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 की पावर 2। देखना जरा, ठीक है क्या, है ना, ठीक है एकदम। कौन है भाई इसमें ये कलाकार, ये ठीक है। फिर ये वाला केस अलाउड है कि नहीं है, अलाउड है सर। सेकंड केस एक बच्चे ने सोचा सर ये भी तो हो सकता है 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, जरा देखना ये वाला 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, दिस इज 3 की पावर 1, दिस केस इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ए बी और सी तीनों बराबर हो गए, ए बी और सी जो है वो तीनों बराबर हो गए, जबकि हमें इस कंडीशन को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो ये वाला केस अलाउड नहीं है। अब आता हूं मैं सेकंड केस पर, और कौन कौन से फैक्टोरियल हो सकते हैं, 24 और 3 27, 24 और 3 27। तो एक केस ये भी है, दैट इज 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बराबर 3 की पावर 3, है ना। यहां से जब आप आंसर निकालने जाओगे तो यहां से आपको A1 B2 C3 और D2 मिलेगा, और यहां से जब आप आंसर निकालने जाओगे A1 B2 C4 और D3 मिलेगा। बस ये 2 ही आंसर्स आपको सेटिस्फाई करते हुए दिखेंगे। कुछ लोग बेचारे इतने जोरदार होते हैं कि जो वो अपने पूरे आंसर को कभी या सवाल को ध्यान से पढ़ते नहीं, वो बोलेंगे सर ये कैसे अलाउड है। मैंने कहा क्या दिक्कत है, बोले ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी होना चाहिए। मैंने कहा ये कहां लिखा हुआ है, डी तो इंडिपेंडेंट है।
तो आंसर इज 2। समझ में आया? एक स्टूडेंट ए ने ऐसा किया, कितने लोग स्टूडेंट ए की कैटेगरी में है? अब आते हैं सर जो इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है, जो मतलब आपको सोचना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट ए के दिमाग में अभी भी है कि सर ऐसे तो बहुत सारे फैक्टोरियल्स होते हैं, क्या पता किन्हीं दो का कॉम्बिनेशन फिर किसी 3 की पावर के बराबर हो जाए। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? एक बच्चे ने ऐसे सॉल्व किया, इसको मैं गलत नहीं बोलता हूं भाई, ये सबसे पहले यही दिमाग में आता है, बट हमारे स्टूडेंट ए अगर आप हो तो आपके दिमाग में एक हल्का सा डाउट है, इनफैक्ट बहुत बड़ा है, कि सर ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई बहुत बड़ा फैक्टोरियल, उसमें कोई दूसरा फैक्टोरियल, कोई तीसरा फैक्टोरियल जोड़ के 3 की किसी पावर के बराबर हो जाए। यही है। बट आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप स्टूडेंट ए की कैटेगरी में है। तो अब इसका एक्चुअल सॉल्यूशन देखो, इसीलिए उसको क्रिटिकल थिंकिंग बोला था, दैट इज एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट बी मैं आपको बनाना चाह रहा हूं, ये आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, ध्यान सुनते जाना, बस सुनना है सिर्फ आपको। ए फैक्टोरियल, बी फैक्टोरियल, सी फैक्टोरियल, और ये आ रहा है 3 की पावर डी। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटा, एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सुनते जाना। जो आपने फैक्टोरियल की वैल्यू बोली है, ध्यान सुनना। 1 फैक्टोरियल कितना होता है सर? 1। 2 फैक्टोरियल होता है सर 2। 3 फैक्टोरियल होता है सर 6। 4 फैक्टोरियल होता है 24। क्या मैं ये बोल सकता हूं ये अकेला ही एक ऑड फैक्टोरियल है, या फिर ये अकेला ही एक ऑड नंबर है? सुनते जाना जो जो बोल रहा हूं, बाकी सारे के सारे आपके पास में एक इवन नंबर के बराबर आएंगे। मैंने आपको बहुत पहले एक बोला था, जहां पर इक्वेशन एक हो और अननोन अब की बार 4 है, तो दैट मींस ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन है सर। ये कैसी इक्वेशन है? इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। ये कभी कभी सत्य होती होगी, हमें वहां तक पहुंचना है ना? एसएमजे लिखकर भेजना, है ना? आ जाइए। ठीक है सर, अकेला ऑड है, बाकी सारे के सारे इवन है। ये बात तो समझ में आती है? बाकी जितने भी फैक्टोरियल निकालोगे सारे इवन आंसर आएंगे। 3 की पावर जो आप बोलते हो, 3 की पावर कुछ भी, मतलब नेचुरल नंबर, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ये सारे के सारे ऑड है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारी ऑड है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए सर? राइट हैंड साइड भी हमारी क्या होनी चाहिए? ऑड। और राइट हैंड साइड ऑड कैसे हो सकती है? अगर आपने 1 फैक्टोरियल नहीं लिया तो बाकी सारे के सारे अगर आप लेते हो, मान लो, तो सारे के सारे इवन है। ऑड बोलते ही आप ये बोलोगे क्या? पक्का ए फैक्टोरियल तो हमेशा 1 होगा, दैट मींस ए तो हमेशा 1 होगा ही होगा। क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि राइट हैंड साइड ऑड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी आपको ऑड बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर चाहिए ना। अब लेफ्ट हैंड साइड को ऑड बनाने का एक ही तरीका है कि इन दोनों की वैल्यू आप इवन लीजिए और इसकी वैल्यू आप ऑड लीजिए। इसकी वैल्यू ऑड लोगे, ऑड प्लस इवन ऑड आएगा। इसकी वैल्यू ऑड लेने का एक ही तरीका है, ए की वैल्यू 1 फिक्स होगी। एसएमजे है ना? चलिए, जैसे ही आपने ए की वैल्यू 1 फिक्स की, अब ये इक्वेशन कैसी दिखाई दे रही है? बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल बराबर 3 की पावर डी माइनस 1। ठीक है ना? ये ठीक है सर? ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला फैक्टोरियल 1 हो जाए। नहीं भाई, ये कैसे हो जाएगा? ए, बी और सी में से ए सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा जो है वही 1 बनेगा। ये बी और सी 1 नहीं बन सकते। बहुत बढ़िया। आगे इसको थोड़ी सी कहानी को आगे देखो। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 6 फैक्टोरियल कितना होता है सर? 720। ऐसे चलता जाएगा। अब जरा देखना, ये जो वैरायटी लिखी हुई है, 3 की पावर जो भी आप लिख रहे हो उसमें से एक घटाना है। दिस राइट हैंड साइड मतलब 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 की पावर 3 माइनस 1, 3 की पावर 4 माइनस 1, मतलब ये वैल्यू कैसी बन रही है? दिस इज 2। 9 में से 1 गया 8, 27 में से 1 गया 26। तो क्या मैं इस राइट हैंड साइड को ये बोल सकता हूं, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 की एक पावर आपने रेज करके उसमें से एक घटा दिया, तो ये जितने भी नंबर्स आते हैं ये डिविजिबल बाय 3 नहीं होते। तो मतलब सर ये भी नॉट डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर चाहिए ना आपको।
ये भी क्या होना चाहिए, नॉट डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड बराबर चाहिए। हाँ सर, तो ये दोनों साइड अगर डिविजिबल मतलब नॉट डिविजिबल बाय 3 होनी चाहिए दोनों अगर, तो ध्यान से देखकर बताओ, अगर मैंने बी और सी फैक्टोरियल 4 5 6 इसके आगे वाले लिए, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आराम से। अब की बार मैं इसको इवन ऑड नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये साइड भी नॉट डिविजिबल बाय 3 होनी चाहिए। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, देखना जरा, कि इसके ऊपर की वैल्यू लेनी स्टार्ट कर दूं, मतलब मैंने बी फैक्टोरियल की जगह लिख दिया 4 फैक्टोरियल और इसकी जगह लिख दिया 5 फैक्टोरियल, या फिर और एक केस, इसकी जगह 4 फैक्टोरियल इसकी जगह 6 फैक्टोरियल, या कोई भी इसके आगे कोई भी फैक्टोरियल, इसकी जगह 6 फैक्टोरियल इसकी जगह 11 फैक्टोरियल। क्या ऐसे केस पॉसिबल है, तो आंसर इज सर नो, क्योंकि इसके बाद में है ना 3 4 का कंबिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों 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 ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने 3 4 लिया, 4 5 लिया, 3 6 लिया, कुछ भी लिया, तो ये डिविजिबल बाय 3 हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो जाएगी बेटा, डिविजिबल बाय 3 हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो दीज केसेस आर नॉट पॉसिबल। एक बार ध्यान से देखो बी की क्या पॉसिबल वैल्यू निकल के आ रही है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर आपने ये वाले लिए तो ये सब 3 से डिविजिबल है, चेक कर लो इनका सम देखो, तो सर ये दोनों हमें नॉट डिविजिबल बाय 3 चाहिए, तो बी फैक्टोरियल। अब इसकी बात सोचते हैं, जल्दी से सोच के बताइए कि बी क्या क्या हो सकता है, बी क्या क्या हो सकता है। हाँ, मैंने आपको सिर्फ वो केस बताया कि इसके आगे सिर्फ बी बताओ, सिर्फ बी बताओ, सिर्फ बी, सी नहीं मत बताओ, क्योंकि बी तो ये भी हो सकता है ना, 2 फैक्टोरियल के साथ 3 फैक्टोरियल चलेगा, बिल्कुल सही, 2 के साथ 4 चल जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहां से हमें समझ में आया कि बी फैक्टोरियल क्या होगा, सिर्फ बी फैक्टोरियल। तो सर बी फैक्टोरियल होगा 2 के बराबर, बी बराबर हो जाएगा 2। हां, आपने अगर B3 लिया तो C आपको 4 5 6 ये लेने पड़ेंगे, इसके आगे की कोई कॉम्बिनेशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे, तो B2 होगा। आ जाइए B को 2 पुट करिए, तो C फैक्टोरियल बराबर, यहां पे 2 पुट किया तो दिस इज 2 प्लस C फैक्टोरियल बराबर 3 की पावर D माइनस 1। सर ये आ गया C फैक्टोरियल बराबर 3 की पावर D और माइनस 3, है ना? और देखो ध्यान से, ठीक है। अब C फैक्टोरियल क्या क्या हो सकता है, देखो B अगर 2 तक पहुंच गया, A1 है B2 है, तो C फैक्टोरियल क्या क्या हो सकता है, C फैक्टोरियल क्या क्या हो सकता है, A1 हो गया B2 हो गया, तो C इससे बड़ा ही होगा, ध्यान सुनना। 3 फैक्टोरियल हो सकता है, 4 फैक्टोरियल हो सकता है, 5 फैक्टोरियल हो सकता है, 6 फैक्टोरियल हो सकता है, 7 फैक्टोरियल हो सकता है, ये सारी वैल्यूज हो सकती है ना? आ जाइए, अब एक बार इसी इक्वेशन को ध्यान से लिख के दिखाता हूं मैं आपको। ये लिखा हुआ है C फैक्टोरियल, इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में से एक 3 कॉमन ले लो, है ना? राइट हैंड साइड को ध्यान से देखिए प्लीज, राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, इस नंबर में एक ही 3 होना चाहिए। राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर में एक ही 3 है। कैसे पता चला सर? आप एक 3 कॉमन लो, मैंने इसमें से 3 कॉमन लूंगा तो ये ऐसा लिखा हुआ दिखा जाएगा। जिन बच्चों को ये कहानी नहीं समझ में आई वो डी की अलग अलग वैल्यूज पुट करो। अगर मान लो मैं डी को 1 पुट करूं तो ये कितना हो जाएगा सर? पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो D1 तो चलेगा ही नहीं। डी को 2 पुट करो, डी को 2 पुट करोगे ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 3 6। ठीक है, अगर मैं इसी में डी को 3 पुट करूं तो ये कितना आएगा? आराम से देखो, 3 माइनस 1 2, 3 की पावर 2 9, 9 माइनस 1 8, 8 इंटू 3 24। अगर मैं डी को 4 पुट करूं तो 27 माइनस 1 26, 26 इंटू 3, तो ये लिखा हुआ है 26 इंटू 3। ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ही 3 है क्या? आराम से देख लो, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ही 3 है क्या?
तो वो मुझे देखते ही पता चल रहा है ना। मैं वैसे ही देख के बता सकता हूं ना, सिर्फ एक ही 3 होगा, इसमें कभी 3 आएगा ही नहीं, है ना। बोलो बोलो बोलो। अरे भाई आराम से सुनो कि हम यहां पहुंच गए। अब मैं आपको राइट साइड वाले नंबर की एक कैरेक्टराइजेशन बता रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं। आप चाहो तो इसमें डी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 वैल्यू पुट करके देखो। ये जितने भी नंबर आएंगे उन सभी में ही प्राइम फैक्टराइजेशन में, जैसे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ही 3 मिलेगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ही 3 मिलेगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ही 3 मिलेगा, है ना। वाई वाई मत लिखो, प्राइम फैक्टराइज करके देख, 26 इंटू 3 को फैक्टराइज करके देखना, 3 की पावर 1 आएगी। ये दोनों बराबर है तो इसमें भी ये बात लागू होनी चाहिए। कौन से ऐसे फैक्टोरियल है जिसमें एक ही 3 आता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 ये चलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये भी चलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ये भी चलेगा। सर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 ये जो नंबर आएगा इसमें 3 एक बार नहीं है, 2 बार है। कैसे? एक 3 ये दिख रहा और ये 3 इंटू 2 दिख रहा, समझ में आया? तो ये वाली जो बात है ना, जिस तरीके का नंबर ये राइट साइड में लिखा हुआ है, इसने 6 7 8 9 10 आगे वाले सभी पे कांटा लगा दिया, है ना। इसने आगे वाले सभी पे, बिकॉज जैसे ही आप 6 फैक्टोरियल से बड़ा नंबर लोगे, जैसे 7 फैक्टोरियल की भी प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 बार 3 मिलेगा। ये देखो इसमें भी एक 3 होता है, इसमें भी एक 3 होता है, 3 स्क्वायर आया कि नहीं आया? जबकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें सिर्फ 3 एक ही बार आए, तो सर बात बनी 3 4 5। अब चेक कर लेते हैं, है ना। इनमें से देख लो, अगर मैं 3 फैक्टोरियल लेता हूं तो देख लो यहां पर, ठीक है। इसमें इसकी जगह आप 3 फैक्टोरियल रखिए, ठीक है। c फैक्टोरियल बराबर, अगर हम c की वैल्यू 3 रखते हैं तो, ठीक है, फिर हम c की वैल्यू 4 रखते हैं तो, और c की वैल्यू 5 रखते हैं तो, जब मैं c की वैल्यू 3 रखता हूं तो यहां पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 बराबर 3 इंटू 3 की पावर d -1 ये आ जाएगा 2। यहां से आप जब निकालोगे तो 3 की पावर d -1 बराबर 3, यहां से आपके पास में d की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो C3D2। अगर मैं यहां पर 4 रखता हूं तो यह आ जाएगा 24 और 3 इंटू 3 की पावर d -1 ठीक है। यहां से आपके पास में d की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर आपने 5 रखा, मतलब यहां लिख रहे हो 120, और यहां पे आ जाएगा सर दिस इज बराबर 3 इंटू डी की पावर दिस, ये कितना हो जाएगा सर? 40। ये आ गया 41, 3 की पावर d -1, कोई भी वैल्यू होती नहीं, है ना। तो वो जो चीज तुमने यहां पर सोच के निकाली थी, वो मैंने अब एक्सप्लेनेशन से निकाली कि हाँ 2 ही पेयर सेटिस्फाई करेंगे। वापस देखना कौन कौन से। अब मैं ट्यूपल्स लिख रहा हूं, a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल, a1 होगा b2 होगा, a1 और 2 के बाद में, a1 और b2 के बाद में c की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है? सर c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 2। उसके बाद में सर c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 3। फिर ये 5 रखने पर d की कोई वैल्यू नहीं आ रही, बस यही FNF is 2। SMJ लिखकर भेजिएगा प्लीज। ये क्या हो गया? अरे भाई ये डिलीट कैसे होगा? ये क्या प्रोग्राम है भाई? ये क्या हो रहा है? ज्यादा भारी तो नहीं हो गया कहीं? वो पोल ही अरे भाई कहां चला गया? पोल ही गायब हो गया, है ना। चलिए अब बताइए कि क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई? दिस इज मेथड 2। वापस शुरू से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। इस सीन को देखकर समझ में आया कि जिस हिसाब के हमारे पास में ये आंसर सी होते हैं, उसमें सर ये सारे के सारे फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को छोड़ दो बाकी सारे इवन होते हैं, तो इसको हमें ऑड होना पड़ेगा। एक को तो सबसे छोटे वाला ऑड होगा, बिकॉज 3 की पावर सारी ऑड होती है। तो ऑड बनाने का एक ही तरीका, ये दोनों इवन, ये अकेला ऑड। ऑड मतलब 1 यहां पुट किया तो ये इक्वेशन ऐसी दिखाई दी। अब इसको देखकर मुझे समझ में आया कि ये जो नंबर्स हैं इनका नेचर कैसा है? दीज आर नॉट डिविजिबल बाय 3।
तो लेफ्ट हैंड साइड में भी नॉट डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। इसका मतलब बी और सी का जो कॉम्बिनेशन है वो 3 4 से आगे बढ़ ही नहीं सकता कि B3C4। सर अगर आप ऐसा लोगे तो ये डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, ये भी डिविजिबल बाय 3, ये भी डिविजिबल बाय 3, ये भी डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब सर कि हमें सबसे छोटा क्या लेना पड़ेगा, 2 को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से हमने बोला b को 2 होना पड़ेगा, तो b की वैल्यू 2 पुट कर दी। अब c फैक्टोरियल बराबर ये दिख रहा है, इसको हमने ऐसा देखा, बस सिर्फ देखकर इसको फैक्टराइज करके ऐसा लिखना है। मतलब वो ये बोल रहा है कि d, ये जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है इसमें से एक 3 कॉमन लेने के बाद में ये पूरा नंबर, या फिर d के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, d क्या एक नेचुरल नंबर है, d की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, 6 पुट करो, जितने भी नंबर्स आएंगे उनमें 3 की एक ही पावर होगी। तो राइट साइड में जो फैक्टोरियल, सॉरी लेफ्ट साइड में जो फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसमें भी ऐसा एक नंबर होना चाहिए जिसमें 3 की एक ही पावर हो। तो 3 फैक्टोरियल से लेके आगे जितने भी फैक्टोरियल्स आते हैं सिर्फ 3 4 5 की पॉसिबिलिटी है, बाकी सब में 3 की पावर 2 होगी। 3 4 और 5 मैंने यहां पे रख के देख लिया, उसके करस्पॉन्डिंग डी की जो इंटीग्रल वैल्यू आ रही है वो मेरा आंसर हो गया SMJ। हाँ, तुम्हारा रिएक्शन डिसाइड करेगा मुझे ऐसे और सवाल करवाने की नहीं। दिस इज योर हिट एंड ट्रायल, दिस इज ऑल्सो गुड बिकॉज दिमाग सबसे पहले चाहे तुम्हारा हो चाहे मेरा हो यही जाता है। बट यस, उसके बाद में सर ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा ये इवन ऑड का केस राइट साइड में फैक्टराइज करके देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में फैक्टराइज करके देख रहे हैं। यस, ऐसे सवाल आ रहे हैं जी, और एडवांस में नहीं मेंस में भी आ रहे हैं। हाँ, कट्टर एडवांस बोल सकते हो सर आप इसको। आ जाइए प्लीज। एक हल्की सी मिसप्रिंट थी इस सवाल में, अबे हट जा। हाँ हट गया, कहने से मानते, विनम्रता से सारी चीजें होती हैं। पोल चला ही गया आज। मैंने दोनों तरीके से बताया, मैं चाहूं तो ज्ञान भी दे सकता हूं, है ना। हाँ, यूट्यूब पे बड़े ज्ञानी लोग हैं, देखना। हाँ, सीधा हिट एंड ट्रायल से मेथड बता दिया, बच्चा कैसे सोच पाएगा। अरे बच्चा वहां तक सोच पा रहा है भाई, वो अलग बात है कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन बता दो, तुम भी एक्सप्लेनेशन बता के हीरो बन रहे हो। आ जाइए, आंसर इसका क्या रहा है, इसका आंसर क्या रहा है, वो क्या बोल रहा है। अच्छा, यहां पे एक मिसप्रिंट थी, यहां पर भी ये वाला सिंबल लग गया था, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। हमने क्या किया है, ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए पर एक रिलेशन डिफाइन किया और वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, हम दो पेयर्स को रिलेट कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंस है मतलब सर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सारे होंगे। कैसे आप इसको रिलेट कर रहे हो, क्या इसमें कंसिडरेशन लगा रहे हो कि बाहर वाले दोनों का प्रोडक्ट एडी जो है वो बीसी के बराबर होना चाहिए, यही ना। तो वो बोल रहे देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई द इक्विवेलेंस रिलेशन टू द ऑर्डर पेयर दिस। तो 4,3 के साथ कौन कौन सा पेयर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अन्य भाषा में बोला जाए तो 4,3 से कौन कौन रिलेट होगा। तो मान लेते हैं सर 4,3 से C, या X, Y रिलेट हो रहा है, मान लेते हैं। तो रिलेट हो रहा है तो क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसमें, रिलेट हो रहा है तो सर बाहर वालों का प्रोडक्ट ये होना चाहिए 4Y। अब भाई ये क्या हो रहा है भैया, पठान देवोगे कि नहीं, जो क्या होगा जे ना लिखा ही नहीं जा रहा है। ये थाला फॉर ए रीजन। एक सेकंड रुकना यार, बोर्ड ही हैंग कर गया। हेलो, आज एक नया लगता है अपने को टूना करवाना पड़ेगा कुछ, ये बोर्ड हैंग हो गया। अब यहां पे कुछ लिखा नहीं, ये पोल वोल वाले सब गायब हो गए। वो जो पोल वाला जो होता है ना, वो नहीं, ऐसे तो लिखा जा रहा था, नहीं वैसे चल रहा है मेरे ख्याल से। देखना, ये क्लिक करूंगा तो ये चल जाएगा, ये भी क्लिक करूंगा चल जाऊंगा, ये लिखने के लिए नहीं लिखने दे रहा है। और इसका जो पोल वाली पट्टी थी वो भी गायब होगी। लगता है दीदी आ गई है। सिस्टम सच में हैंग हो गया भाई। मजाक नहीं कर रहा हूं, डायलॉग बोलने वाला नहीं है। ओ भाई, एक बोल रहा है मक्खी। अबे मक्खी बैठी हुई उड़ा देते हैं, वो तो मुझे भी दिखता है। मक्खी कहां बैठी है बोले, मक्खी नहीं है बेटा, ये कुछ और है। मक्खी तुम्हारे दिमाग पे बैठ गई है। भूत, तुम बहुत मुझसे भूत की स्टोरियां सुनते थे ना, ले आ गई। नहीं कैमरा चालू, एक सेकंड उसके आगे वो लगा ना, टीचर विल बी बैक सून वाली पर्ची लगा दे। एक सेकंड रुक बेटा,
अभी हमने बुलाया बुलाया बुलाया, रुको रुको रुको, अभी आप दिख रहे हैं। हेलो, हाँ बेटा। अरे कोई और इमेज लगा दे, मेरी लगा दे, कोई बचपन की बढ़िया फोटो लगा दे। ब्लैक कर दो, कर दो कर दो, आजा। ओ भाई, ऐसे लग रहा है यहाँ पे बहुत एक पार्टी चल रही है। आप किसका एंजॉय कर रहे हो? आप चल चल चल, मैं उठ जाऊं साइड में। एक सेकंड, एक सेकंड, स्क्रीनशॉट लिया है।
अचानक से प्रकट हो गया हूं मैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज वाली भी सही कर दिया, म्यूट कर दिएगा। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वापस से अचानक से यही था, बस तुम्हें दिख नहीं रहा था। एरर 404, यस। देख रहे हो कैसे प्रकट हुआ हूं। देख रहे हो भाई, चमत्कारी गुरुजी हैं तुम्हारे। ठीक है, चलिए वो वाली एडमिन वाली चैट चला दे। वो चली रही थी पहले से, हाँ ये वाली, बस बस बस, छेड़ना मत इसको। अरे 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 भाई, वापस कंट्रोल, वो वापस वैसे ही कर, बस 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 बस, अब आप जा सकते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जादू जादू है ना। ब्लैक मैजिक, मैंने कहा था टूना करेंगे, टूना समझते हो। सही हो गया, अब देखो अब चल रहा है बिंदास। एक्चुअली होता गया कि एक ही बार ये भी बुरा मान जाता है ना। और मैं तो भैया आज से कभी घोस्ट स्टोरी बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, ये तुम्हारी घोस्ट स्टोरी के चक्कर में ये सब चीजें हो रही है, पता है। सर इतना से डर गया मैं तो, हे प्रभु, है ना। वैसे ये ऑनलाइन क्लास में ये कुछ, वैसे देखो सर, आप तो मैथ्स टीचर हो, बारिश तूफान आंधी कुछ भी आए तो भी आप क्लास में पहुंच जाते थे। मैथ्स टीचर की तुमने वो मीम्स देखी होंगी ना। और अब तो सर ऑनलाइन है तो क्लास कैंसिल होने का कितना कम चांसेस होता है। ये कुछ एक दो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक अनचाहा सुकून, सही बोलना, चाहे पढ़ने वाला हो चाहे ना पढ़ने वाला हो। थोड़ी देर और नहीं चलता तो मैं भी रिलैक्स हो गया था कि अब क्लास नहीं लेनी। फिर मेरे को दिमाग में आया कि अपना तो वैसे ही सिलेबस भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार क्लास कैंसिल हो गई, है ना। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो बहुत सारे कारण होते हैं, बारिश आ रही है बहुत तेज, आज मास्टर की तबीयत खराब है। ऑफलाइन में सर बहुत सारे कारण थे, ऑनलाइन में तो एक आधा कारण होता है, वो भी आप वापस आ गए, प्रकट हुए हो, है ना। ओ माय गॉड, रिलेटेबल, कोई बात नहीं, आजा बेटा, रिलेटेबल देख, अभी तुझे मैं आधे घंटे 40 मिनट और पढ़ाऊंगा, आजा। चलिए, 4 को बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 3x। यहां से आप चाहो तो बोल सकते हो सर y बराबर 3x अपॉन 4। अब ऐसे कितने पेयर सेटिस्फाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। x और y कहां से उठा के लाने हैं, वहां से। तो क्या मैं इसमें x2 रख सकता हूं, तो आंसर इज नो, क्योंकि y भी वहीं से आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें x की वैल्यू रखी, सबसे पहले ये कैंसिल होना चाहिए तो x4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 4 रखा। फिर मैंने x की वैल्यू 8 रखी, फिर उसके बाद में क्या रखी, 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, और 28 बस इतने लिखे, 1 2 3 4 5 6 7। जब मैं 4 रखूंगा तो y 3 आ जाएगा, 8 रखूंगा तो y 6 आ जाएगा, है ना। 12 रखूंगा तो 9 आ जाएगा, और 16 रखूंगा तो 12 आ जाएगा, और 20 रखूंगा तो 15 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा सर, 18 और 21। तो x, y के कितने पेयर्स आ रहे हैं सर टोटल, वी हैव 7 पेयर्स। आंसर डी इज करेक्ट। कोई पोल वोल चल तो रहा ही नहीं है ना, तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आंसर डी इज करेक्ट। ये वो टोटल आपके पास में 7 पेयर हैं x, y के, जो कि इसके साथ रिलेट होंगे इस इक्विवेलेंस रिलेशन में। ठीक है, जे का होगा भैया। चलिए अगला सवाल, बहुत ही बेहतरीन जेई एडवांस 2022, सॉरी जेई मेंस 2022 का सवाल, सिंगल करेक्ट 30 सेकेंड। और ये मैंने आपको बोला था, दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट चैलेंजर। सर किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैलेंजर है, मैंने कहा सवाल की लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो वही है ना, चैलेंजर मतलब सवाल की लैंग्वेज आप स्टार्ट ही ना कर पाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, बरकरार रहिएगा गेम में। सर अल्फा जो है वो नेचुरल नंबर है, कंसीडर रिलेशन ऑन एन। ऑन एन का मतलब समझ आ गया, नेचुरल नंबर्स पे x, y का पेयर बनाना है सच दैट 3x प्लस अल्फा y इज ए मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 इंटू इंटीजर, है ना, I1 लिख लेता हूं। तो इस प्रकार x, y का पेयर बनेगा, अल्फा की जो भी वैल्यू है, कि सच दैट ये वाली पूरी चीज एक 7 का मल्टीपल आनी चाहिए, है ना। ठीक है, द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस है मतलब कि सर ये रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव है मतलब x और y की वैल्यू बराबर पुट कर दीजिए। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए x और y की वैल्यू बराबर पुट की, तो यहां पर भी x, यहां पर भी x ले लिया कॉमन, और यहां पे आ गया 7 टाइम्स इंटीजर I1। ठीक है, फिर सिमेट्रिक बनाने के लिए
इसको मैं सिमेट्रिक बना रहा हूं, तो x कॉमा वाई तो इसको ऐसे सेटिस्फाई कर ही रहा है, y कॉमा एक्स भी सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स 3y, x और y की जगह बदल दीजिए, अल्फा x बराबर 7 इंटू आई1 नहीं 7 इंटू आई2, कोई दूसरा इंटीजर हो गया। ठीक है, ये सिमेट्रिक बनाने के लिए कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या होना चाहिए सर, 3x अल्फा y बराबर 7i1, 3y, अब x कॉमा y सेटिस्फाई करा दिया, y कॉमा z करो, अल्फा z बराबर 7i2, और ट्रांजिटिव है मतलब x कॉमा z भी करेगा, तो 3x प्लस अल्फा z बराबर 7i3। अब इन सारी इक्वेशन से देखकर आपको यह बताना है कि अल्फा किस प्रकार का नंबर है, अल्फा किस प्रकार का नंबर है। ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, x कौन है सर? x कोई भी नेचुरल नंबर है जो भी आप पेयर बनाओगे, है ना। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि ये जो 3 प्लस अल्फा है ये 7 का इंटीग्रल मल्टीपल, दिस इंटू एनी इंटीजर, दिस इंटू एनी इंटीजर। आपने नेचुरल नंबर के सेट पे, ये तो 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन n, तो ये तो कुछ भी हो सकता है। तो सर ये किस प्रकार का होना चाहिए कि ये पूरा 7 का मल्टीपल आए हमेशा? तो सर ये अकेला खुद 7 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो इसको 1 लो, तो ये वाली जिम्मेवारी ये निभा ले कि ये 14 हो जाए या 7 का मल्टीपल हो जाए। x पे आप डिपेंडेंट मत रहिए, ये पूरा नंबर 7 का मल्टीपल आएगा, इसके लिए 3 प्लस अल्फा को 7 का मल्टीपल होना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू तो 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो सकती है। मान लो ये 2 हो गया, तो 7 का मल्टीपल होने की जिम्मेवारी कौन निभाएगा? 3 प्लस अल्फा। मान लो सर ये 3 हो गया, तो 7 का मल्टीपल होने की जिम्मेवारी कौन निभाएगा? 3 प्लस अल्फा। तो कहना है से 3 प्लस अल्फा इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7। i1 की जगह मैंने i यूज किया है, तो अल्फा कैसा है? 7i माइनस 3 है। इंटीजर वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करो, जैसे आपने मान लो 1 पुट किया तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, 2 पुट किया तो 14 माइनस 3 दैट इज 13, सॉरी 11, है ना। और एक आधा और पुट कर लीजिए, 3 पुट कर लो, 21 में से सर ये आ जाएगा 18, ठीक है, 14 में से 3 गए तो 11 और 21 में से 3 गए तो 18, ठीक है। अब ये जितने भी दिख रहे हैं इन सबको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है क्या? ना, रिमाइंडर 4 आ रहा है, सॉरी, है ना। ये रिमाइंडर ये 7 और 4 11, और इसमें भी 14 और 4 18। तो सर यहां से जो अल्फा है वो किस टाइप का नंबर आ रहा है? 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 वाला आ रहा है, 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 नहीं आ रहा है, इसको 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। अल्फा इज ए मल्टीपल ऑफ 4, गलत बात सर, ये 4 के मल्टीपल्स नहीं है। वहां पर देखो अल्फा इज 14, गलत बात। ये सर यहां से गलत हो गया, यहां से गलत हो गया, यहां से गलत हो गया। इस चीज को सत्य बनाने के लिए सिर्फ ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो ये यहीं से आंसर सॉल्व हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। और आगे जाओगे तो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में भी सिर्फ अल्फा यही सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो इस पूरे सिनेरियो में अल्फा 2 वैल्यू आती है अल्फा की, ये वाली और ये वाली, तो फिर मैं आगे जाता कि इन दोनों में से यहां कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है ना। एसएमजी लिखकर भेजना। जैसे इसमें आप क्या बोलोगे? दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे, 3 कॉमन लेकर एक्स प्लस वाई, अल्फा कॉमन लेकर एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 3 प्लस अल्फा एक्स प्लस वाई, हाँ जी लेफ्ट साइड में, और ये लिखा हुआ है 7i1 प्लस i2, दिस इज 7i। अब वापिस ये तो इन दोनों का सम तो कुछ भी हो सकता है, इन दोनों का सम तो कुछ भी हो सकता है, वो नेचुरल नंबर की है। इस पूरे को 7 का मल्टीपल बनाने की जिम्मेवारी किस पे है? वापस 3 प्लस अल्फा शुड बी ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस। फिर से अल्फा इसी प्रकार के होंगे। अब यहां से आपको सॉल्व करना है तो पहले इन दोनों को घटा दो, समझ में? यहां से अगर आपको देखना है तो, वैसे तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर रिफ्लेक्सिव भी है तो इस चीज को सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही सत्य होगा, है ना। यहां से आप क्या करो? दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटा दो, ये लो। जैसे मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू वाई माइनस एक्स बराबर 7 इंटू i2 माइनस i3, तो एक नया इंटीजर के बोल देता हूं, 2 इंटीजर में से घटाया, है ना। और या फिर एक काम करो, हमें वापस एलिमिनेट करना है ना, तो यहां पर जरा देखना, ये ठीक तो है। 3x माइनस 3y या 3y माइनस 3x, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 3y माइनस 3x बराबर ये कितना हो जाएगा?
दिस इज 7, I2 माइनस I3 इज 7 कोई इंटीजर के, ये कोई इंटीजर है। यहां से आप बोल सकते हो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 3y माइनस 7k। इसको पहले वाली इक्वेशन में रख दो 3x की वैल्यू, तो यहां पर 3x की वैल्यू लिख रहा हूं, दिस इज 3y माइनस 7k प्लस यहां पर है अल्फा y बराबर 7i1। ये इधर आएगा, ध्यान से देखना, इस दोनों में से y कॉमन लो तो 3 प्लस अल्फा इंटू वाई बराबर 7 इंटू I1 प्लस के। अब वापस ये भी इसी वैरायटी का है, ये देखो ध्यान से, समझे कि नहीं समझे, क्या मेरी बात समझ में आती? इसमें भी वही वैरायटी सेटिस्फाई कर रही है। इस पूरे y तो कुछ भी हो सकता है, इस पूरे को 7 का मल्टीपल, बिकॉज राइट साइड में 7 का मल्टीपल है, बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? इसकी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑल्दो इस पे इतना जाने की जरूरत थी नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला अगर आपके पेपर में ये सवाल आता है तो इसी से खेल चल जाता, बिकॉज सिर्फ इस चीज को सेटिस्फाई करने वाला ओनली ऑप्शन डी है। एसएमजे की झड़ी लगा दें बहुत तेजी से। चलिए वापस से फंक्शंस पे आते हैं, ठीक है, हाँ है ना। अब आते हैं फटाफट कि फंक्शन क्या है। एक छोटी सी चीज बोली जाती है, एक छोटी सी चीज बोली जाती है, ध्यान सुनना, कि फंक्शन इज ए मशीन, ठीक है, हाँ है ना। जैसे फंक्शन क्या होगा, एक मशीन होगी, आपने शायद ये बात सुनी होगी। ऐसे करके एक डायग्राम आपको दिखाई देता है जिसमें हम यहां से इनपुट देते हैं, ठीक है, और वो मशीन अलग अलग तरीके से वेरी करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने x² प्लस x प्लस 1 रख दिया, ठीक है, हमने बोला कि वो मशीन जो है वो ये है। इसमें हम इनपुट मतलब x की वैल्यू देंगे, x की वैल्यू यहां रखेगी, हमें क्या मिलेगा सर, यहां से आउटपुट मिलेगा। आउटपुट बोले तो सर फंक्शन की वैल्यू, y की वैल्यू, कुछ भी आप बोल दीजिए। समझ में आएगा नहीं समझ में? दिस इज नथिंग बट क्लास 11th में आपने ऐसा देखा था कि फंक्शन इज ए मशीन। समझ में आया? ठीक है, जो आप इनपुट देते हो दैट इज अलाउड या पुटेड, अलाउड वैल्यूज ऑफ x, कि आप कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हो, अलाउड वैल्यूज ऑफ x, इसी को ही हम डोमेन बोलते हैं, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। यहां आ जाइए, आउटपुट मतलब सर कि जैसे आप इसमें कुछ रखोगे, फॉर एग्जांपल आप x की वैल्यू 1 रखते हो यहां पर, तो जैसे आपने x की वैल्यू 1 रखी तो यहां 1 रखने पर f ऑफ 1 क्या बन जाएगा, 3। तो 1 रखने पर 3 आया, 2 रखने पर कुछ और आया, आउटपुट क्या हो जाएगी सर हमारे पास में, दैट इज रेंज। ठीक है, वैल्यूज ऑफ y हम किसको बोलते हैं, रेंज को बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है, हाँ ना। अब जो आगे आने वाला हमारा डिस्कशन है वो इसी इर्द गिर्द अराउंड चलेगा कि एक फंक्शन में आप क्या क्या इनपुट दे सकते हो, कि एक फंक्शन के अंदर आप क्या क्या पुट कर सकते हो। ठीक है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज योर इनपुट। एक बार हम डोमेन निकालना सीख गए, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ डोमेन। ठीक है, फिर हम इस पे चलेंगे, फिर हम रेंज ऑफ ए फंक्शन पूछेंगे। अब तक हमने ये देखा कि फंक्शन कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, मतलब कि फंक्शन होने की कंडीशन क्या है। समझ में आएगी नहीं समझ में? फंक्शन होने की कंडीशन है सर कि जो आप इनपुट दो उस इनपुट पर ये वाला खेल नहीं होना चाहिए कि एक इनपुट पर 2 y की वैल्यू आई, ये फंक्शन नहीं होता। फंक्शन होने की कंडीशन क्या है सर, ये वाला फंक्शन होता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो बस ये चीज दिमाग में रखना। अब हम डोमेन निकालना सीखेंगे। जैसे आपके घर पे सभी हम सब लोग आजकल इर्द गिर्द जो है वो मशीनों से घिरे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबके घर पे वॉशिंग मशीन है, तो जितनी भी मैन मेड मशीन होती हैं इन सबकी एक इनपुट होती है। जैसे वॉशिंग मशीन इज मेड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। आप अगर गलती से वॉशिंग मशीन में थोड़ा वही वॉशिंग वाला लिक्विड और साथ में बर्तन डाल दो तो और स्टार्ट कर दो तो उसको बोलते हैं सर दैट इज नॉट डिफाइंड सिचुएशन। ठीक है, उस केस में ऐसा नहीं है कि आप, वरना जनरली जो आपकी वॉशिंग मशीन है उसमें क्या होता है, हम मैले कपड़े डालते हैं, हमें धुले हुए कपड़े मिलते हैं, समझ में, ड्रायर व्रायर करके। बट अगर हम मैले बर्तन डाले, मतलब जूठे बर्तन डाले, ऐसा नहीं जूठे अपने को साफ होकर साफ बर्तन मिल जाएंगे, नहीं जी, हमें मिलेगा सर एक बूमरैंग करता हुआ बेलन आएगा, खट 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 खट, चप्पल आएगी, हाँ है ना, लहराती हुई। तो वैसे ही जितनी भी मशीन्स बनाई जाती हैं उन सबकी एक परफेक्ट इनपुट होती है कि वो मशीन्स किन चीजों के लिए बनाई गई है। ठीक है, समझ में आती है मेरी बात? तो जैसे वॉशिंग मशीन इज मेड फॉर क्लोथ्स, वैसे ही सर हर एक मशीन किसके लिए बनी है वो पता करना, दैट इज कॉल्ड एज कैलकुलेटिंग डोमेन, की डोमेन क्या है उस फंक्शन की। अब डोमेन सर
हम कैसे पता करें? जैसे आपने वॉशिंग मशीन के अंदर बर्तन डाले, मशीन खराब होगी, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में दैट मशीन इज नॉट डिफाइंड, अब हमें कोई आउटपुट दे ही नहीं रही है। वैसे हमें कब पता चलेगा कि कोई फंक्शन जो हम अपने हाथ से लिख रहे हैं वो कब कब नॉट डिफाइंड है, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, है ना? आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, जैसे आप एक फंक्शन यहां से यहां डिफाइन करते हो, देखते रहना, ये लिखने की वैसे जरूरत है नहीं। ठीक है ना, कि सेट ए से सेट बी में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, है ना, और ए एक एलिमेंट है स्मॉल ए इसका, और बी एक एलिमेंट है स्मॉल बी इसका। ठीक है, तो ये वाला जो सेट होता है, दिस इज, आप इसको प्री इमेज बोल सकते हो। ये वही बात है जो हमने रिलेशन में देखी थी। ठीक है ना, इसको आप प्री इमेज बोल सकते हो, वैल्यूज ऑफ एक्स बोल सकते हो। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स बोल सकते हो, और यहां पर वैल्यूज ऑफ वाई बोल सकते हो, वैल्यूज ऑफ फंक्शन बोल सकते हो। ये डोमेन होती है, ये रेंज होती है। समझ में आया? सर ये पूरी रेंज थोड़ी होती है, तो को डोमेन होती है। अरे भाई, इसके वो वाले एलिमेंट्स जो रिलेट हो वो रेंज होती है। समझ में आता है ना? एसएमजी लिखकर भेजना प्लीज। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे मान लो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि B इज इमेज ऑफ A। ठीक है, B के लिए हम क्या लिख सकते हैं? B इज इमेज ऑफ A, इमेज ऑफ A अंडर F। अंडर F मतलब जो फंक्शन है वो A को B से मैप कर रहा है। सिमिलरली हम A के लिए क्या लिख सकते हैं? ये बातें आपने पहले भी लिखी हुई है। A इज प्री इमेज ऑफ B अंडर F। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, नाम बता रहा हूं सिर्फ। डोमेन किस किस को बोलते हैं? सेट ऑफ प्री इमेजेस, वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल द इनपुट्स, जो भी आप उसमें इनपुट डाल रहे हो, या फिर एक्स एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ। इस पे अभी मैं आता हूं कि ग्राफ से इमेज कैसे देखते हैं, या फिर ग्राफ से डोमेन कैसे देखते हैं, इस पे आता हूं। व्हाट इज रेंज? रेंज इज सेट ऑफ फंक्शनल इमेज, है ना। इस तरफ वालों को आप इमेज बोलो या फंक्शनल इमेज बोलो, एक ही बात है। वैल्यूज ऑफ वाई, सेट ऑफ ऑल द आउटपुट्स, या वाई एक्सिस का कवर्ड पोर्शन बाय द ग्राफ। इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सिर्फ नाम है। क्या मेरी बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरा फंक्शन पढ़ाऊंगा। ऑल्दो ये जो चल रहा है दिस इज क्लास 11th का फंक्शन। थोड़ा थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ईमानदारी से बताना, है ना? है ना? हाँ, 11th की रिवीजन गोइंग ऑन, बहुत अच्छी बात है। 11th की अगर रिवीजन हो रही है आपकी तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो अब तुम या तो बोल दो सर हमें 11th वाला फंक्शन आता है, आप तो सीधा चलो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इनटू, पीरियोडिक फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, इमेज ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, वो बता दो। फंक्शनल इक्वेशन, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सारा मैं तो कर दूंगा। ठीक है, हाँ सर नोट्स बनाने की नहीं भाई साहब, काम चोरी की एक हद होती है। बनानी है भाई, बनानी है, समझ में? नोट्स बनाने हैं। आ जाइए, व्हाट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट? अगर आप किसी ग्राफ को, ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें, एक हमें ग्राफ दिखाई देगा, स्केच दिखाई देगा, ग्राफ दिखाई देगा, हम उसको चेक करेंगे कि फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन और नॉट। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट किसके काम आता है? किसी भी ग्राफ को जज करने के काम आता है कि वो फंक्शन है कि नहीं। करना क्या है, आपको कोई भी ग्राफ दिया, आप वाई एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइंस खींच के देखो। इसका लॉजिक अभी समझा दूंगा। बहुत सारी मतलब जितनी भी पॉसिबल हो सकती है। एक भी लाइन अगर आपको ऐसी मिल जाए जो ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स पे कट करती है, तो फिर वो फंक्शन नहीं है, अदरवाइज फिर वो फंक्शन है। क्या बोला सर? मैंने ये बोला कि कोई भी ग्राफ आपको दिया जाए, ठीक है ना, मैंने बोला कि भाई साहब ये देखना जरा, या फिर ये वाला देखना जरा, कि बताओ ये ग्राफ फंक्शन है या नहीं, मेरा ये डाउट है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है कि आप वाई एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइंस खींच के देखो। अगर आपको एक भी लाइन ऐसी मिल जाए जो ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, तो फिर वो फंक्शन नहीं है, अदरवाइज फंक्शन है। तो मुझे ऐसी एक भी लाइन नहीं मिल रही, है ना, मुझे ऐसी एक भी लाइन नहीं मिल रही कि जो इसको 2 पॉइंट पे कट करे। मैंने आपको जो तरीका बताया वो फंक्शन को काटा लगाने का तरीका है, मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन। समझ में? वो कब? जब वाई एक्सिस के पैरेलल एक भी लाइन ऐसी मिल जाए जो उसको 2 जगह काट रही हो।
वाई एक्सिस के पैरेलल। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हो? तो यस, दिस इज ए फंक्शन। फिर जैसे ये वाला एग्जांपल है, ठीक है ना। अब कोई बच्चा अगर यहां पर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस खींचेगा तो ये सारी लाइंस ग्राफ को एक ही जगह काट रही है, तो ये फंक्शन का ग्राफ लगेगा उसको। बट सर आप ध्यान से देखो कि अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच दूं, यहां पर एक लाइन खींच दूं, तो ये लाइन इस ग्राफ को दो जगह काट रही है, तीन जगह काट रही है, दो से ज्यादा जगह हो गया। तो सर दिस इज नॉट ए फंक्शन। अब इसका लॉजिक क्या है? आप सभी लोगों को पता होगा कि ये एक्स एक्सिस है तो यहां पर एक्स की वैल्यू रखी जाती है, और ये वाई एक्सिस है तो ये वाई की वैल्यूज है। तो आप बोल सकते हो x1 पे वैल्यू आ रही है y1, y2, y3, ठीक है। x1 पर वैल्यू क्या आ रही है? y1, y2, y3। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अब अगर मैं जैसे x1 पर वैल्यू y1 आ रही है, इसका मतलब कि x1 किस किस से रिलेट हो रहा है? y1 से। किससे रिलेट हो रहा है? y2 से। x1 किससे रिलेट हो रहा है? y3 से। तो मुझे बताओ कि ऐसे डाइवर्जिंग एरोज अलाउड होते हैं क्या? तो आंसर इज सर नो। इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। समझ में आया? इसीलिए हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं कि एक एक्स पे वैल्यू हमें कितनी मिल रही है। समझ में आएगी नहीं समझ में? एक एक्स पर हमें एक से ज्यादा वाई मिल रहे हैं, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, है ना। जबकि अगर मान लो आप यहां पर ऐसी लाइन खींचते हो, ध्यान सुनने वाला, हॉरिजॉन्टल वाली, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कुछ नहीं होता है। जैसे ये x1, ये x2, ये x3, ये हॉरिजॉन्टली यहां पर मान लेते हैं सर ये आ रहा है y1। तो अगर आप इसका एरो डायग्राम बनाओगे तो x1, x2, x3 ये तीनों एक ही y से रिलेटेड है। x2 पर भी वैल्यू y1 आ रही है, x1 पर भी वैल्यू y1 आ रही है, x3 पर भी वैल्यू क्या आ रही है? y1 आ रही है। तो भाई साहब ये होना तो अलाउड है, इसमें क्या दिक्कत है? कितने लोगों को बात समझ में आया? इज दिस क्लियर कि ये फंक्शन क्यों नहीं होता और ये क्यों लिखा गया है? अगर हमें दो से ज्यादा पॉइंट पे कट करता हुआ मिल जाए तो दैट इज नॉट ए फंक्शन। एसएमजे है ना। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, जो कि एक ग्राफ को चेक करने के काम आता है कि फंक्शन है या नहीं है। फटाफट आंसर बता दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा 11वीं का तुम्हें नॉस्टैल्जिया दे रहा हूं। टाइमलेस पोल, टाइमलेस नहीं, 45 सेकेंड। इनमें से कौन सा है जो फंक्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन? हाँ, ये इक्वेशंस कहां से आई? ये आपकी क्लास 11th के पाप है, अगर आपको याद नहीं है तो। ये पैराबोला होता है ओपनिंग अपवर्ड, ये वाला पैराबोला होता है साइडवेज, ये होता है सर इलिप्स, वो होता है सर्कल। थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। डेजा व्यू, डेजा व्यू, डेजा व्यू, है ना। इनमें से कौन सा फंक्शन का ग्राफ है? तो वापस सर अगर मैं यहां पर पैरेलल लाइन खींचू वाई एक्सिस की, तो दो जगह काट रही है, यहां पर भी दो जगह काट रही है, यहां पर भी दो जगह काट रही है। ऑप्शन ए जो है दैट इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। बाकी कोई भी फंक्शन का ग्राफ है ही नहीं। पोल स्टार्ट ही नहीं किया था क्या? ओ भाई गजब। आ जाइए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ है फंक्शन का, कौन सा नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी। खतरनाक खतरनाक, हाँ वेरी गुड। क्योंकि सर इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट किया तो सिर्फ यही एक ऐसा ग्राफ है जिसमें वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक बार कट करेगी। अगला, हाँ देख लो आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन? जो फंक्शन है आप सिर्फ मुझे उसका नाम बताओ। मतलब मान लो ए, सी और डी फंक्शन है तो आप ए सी डी लिखकर भेजिए। हाँ, पोल नहीं आ रहा तो बेटा छोड़ देना पोल को, जरूरी है पोल के पीछे ही पड़ा रहेगा। हर एक को बताना है ये फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है कि नहीं है। तो इसमें आप ये वाली बुद्धि लगाना एक बार। वैसे तो आप सभी लोगों को बाय द टाइम वैसे तो इन सबके ग्राफ पता होने चाहिए, बट नहीं पता है फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं। जहां पर आपको यह फील आए कि एक एक्स पर दो वाई आ रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं होता। दो एक्स पर एक वाई चलेगा, ये वाला फंक्शन होता है। तो अभी सिर्फ आप ये वाली बुद्धि लगाकर मुझे बताओ कि अगर एक एक्स पे दो वाई मिले तो वो फंक्शन नहीं है, और दो एक्स पर एक वाई मिले तो वो फंक्शन है। तो बस मैंने क्या किया, इसको चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई बच्चा बोले सर ग्राफ, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स का जो ग्राफ होता है बेटा वो ऐसा होता है।
कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, कैसे पता यही ग्राफ होता है? तो मैंने कहा एक बार रुक जा भाई, ठीक है। जिन बच्चों को ग्राफ याद है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट ए पैराबोला, तो मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। तो वो बोलेगा कि सर वर्टिकल लाइन टेस्ट किया तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। दूसरा बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, उसने क्या किया, इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर y स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है, यहां से आपको y बराबर ±1 मिलेगा। तो एक x पे आपको 2 y मिल रहे हैं, उसने ये वाली चीज देखकर बोला कि फंक्शन नहीं है। कैसे भी बोल दो एक ही बात है। तो a इज नॉट ए फंक्शन, a जो है ये फंक्शन नहीं है। b पे आते हैं, y बराबर मॉड x, ठीक है। अब y बराबर मॉड x का ग्राफ आपको अगर याद है तो ऐसा होता है ना। जब मैं ये छोटे छोटे ग्राफ बनाता हूं, ध्यान सुनना, जब मैं ये छोटे छोटे ग्राफ बनाता हूं तो मुझे बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर ग्राफ समझ में नहीं आया। दिस इज समथिंग लाइक ये फोन, ध्यान सुनना और आपको मजे आ जाएंगे ये बात एग्जांपल सुन के। मैंने कहा यार ये मुझे फोन समझ में नहीं आया। आपने पूछा सर क्या नहीं समझ में आया? इसके अंदर कौन सी आईडी, इसमें कौन सी आईसी डली है, कौन सा इसका मदरबोर्ड है, क्या सर्किट कनेक्शन है, और कौन सी इसमें रैम है, कितना मेगापिक्सल कैमरा है, वो मेगापिक्सल कैमरा भी कैसे ऑपरेट करता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। बोले सर आप समझना ही क्यों चाहते हो? आपको ये ग्राफ यूज करना आता है? मैंने कहा हाँ मुझे मोबाइल तो चलाना आता है, इसमें कोई भी एप्लीकेशन बोलो वो कैसे कैसे मेरा काम बढ़िया चल रहा है, बट मुझे ये मोबाइल समझ में नहीं आया। तो सेम इज जो 11वीं वाले बच्चे होते हैं या 12वीं वाले भी, जब उनके सामने मैं ये ग्राफ बनाता हूं ना तो मुझे ये बोलते सर ये ग्राफ समझ में नहीं आया। मेरा ग्राफ समझना नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए। समझ में आया? मतलब कि ये ग्राफ कैसे बना, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बेस्ड है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आपकी जिंदगी में इसी कक्षा में, कक्षा 12वीं में एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब मैं यहां पर, आज तो मैं कुछ भी फंक्शन लिखूंगा और उस दिन, आज से 3 महीने बाद में मैं कोई भी फंक्शन लिखूंगा, तुम उसका ग्राफ बनाने के कैपेबल होगे। बट सर तब तक, जब तक हम वो दिन नहीं आता, मैं क्या बोल रहा हूं, जनरली बच्चों के सामने सर ये ग्राफ नहीं समझ में आया। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले सर ये कैसे बनेगा? तो दिस इज समथिंग लाइक मैं मोबाइल में जानना चाह रहा हूं कि भैया आईसी, सर्किट बोर्ड ये क्या डले हुए हैं। ये तो नॉलेज मुझे ख्याल से तुम्हें भी नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ग्राफ कैसे बनता है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बेस्ड है बेटा, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बट तब तक के लिए तुम्हें ये सारे छोटे छोटे ग्राफ्स याद होने चाहिए। सर क्या करें? मैंने कहा घबराओ मत, मैं सारे ग्राफ एक जगह बनवाऊंगा, तुम्हें याद होने चाहिए कि क्या करना है। समझ गए? और उससे पहले तक, जब तक एओडी मैं पढ़ा ना दूं, कभी भी मुझसे ये मत निकाल देना कि ग्राफ मुझे समझ में नहीं आया। ये बोल सकते हो कि सर ग्राफ मुझे याद नहीं है, नहीं समझे कि ग्राफ मुझे याद नहीं है, ये बोलोगे तो फिर भी चलेगा। समझ में नहीं आया क्या होता है ये थोड़ी मैं बताया थोड़ी कि ये बनता कैसे है। ऑल्दो बहुत सारे ग्राफ्स तो बता भी दिए जाते हैं, जैसे कि सर ये y बराबर x वाली लाइन के ऊपर मॉड लगाया तो ट्रांसफॉर्मेशन से ऊपर चला जाएगा, है ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ। और सारे ग्राफ, अभी मैं ग्राफ नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तो मैं ऐसी जिन बच्चों को याद है उनके लिए बना दिया, ठीक है। जो बच्चा इसमें इसका ग्राफ जानता है y बराबर मॉड x का, तो वो बोलेगा सर एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एक ही जगह कट करेगी, दिस इज ए फंक्शन, है ना? अब जो बच्चा बेचारा मेरे वाली तरह जिसको ये ग्राफ नहीं याद है, वो बोलेगा सर y बराबर मॉड x। ध्यान सुनना, आप इसमें x की कोई सी भी वैल्यू डालो, x 0 डालोगे y 0 मिलेगा। आप इसमें x -1 डालोगे y आपको 1 मिलेगा। आप इसमें x 1 डालोगे तो y आपको 1 मिलेगा, है ना? तो दो अलग अलग x पे सेम y मिला है वो अलग बात है, -1 और 1 पर आपको 1 मिला है तो दैट इज अलाउड, तो ये फंक्शन है। वरना ऐसा थोड़ी हो आपने एक x रखा और आपको y 2 मिले, y 2 मिलेंगे कहां से? पावर ही 1 है यहां पे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो दिस इज ए फंक्शन। कोई भी x की वैल्यू हम डालेंगे, कोई भी, हाँ बेटा सारे ग्राफ अगर याद है तो दैट इज ए पॉजिटिव थिंग फॉर यू। अभी रुको, ग्राफ की बात जब मैं करूंगा तब बात करेंगे, ठीक है? अभी एक बार रुक सकते हो? हाँ, अच्छी बात है, तुम क्लास में पढ़ के आए तो सर इस केस में y की पावर 1 है, ध्यान से देखिए प्लीज। कोई भी आप x की वैल्यू डालोगे तो यहां से y की एक ही तो वैल्यू मिलेगी, तो एक x पे हमें एक ही y मिल रहा है, तो दिस इज ए फंक्शन। ये वाला सबको पता है, सर्कल की इक्वेशन होती है ना? इसका ग्राफ भी आप जानते हैं,
बट फिर भी ये लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, मैंने यहां पर एक्स की वैल्यू 1/2 डाली, वो वाली वैल्यू डालना जिसपे कुछ वैल्यू आए भी। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1 माइनस 1/4, बोले तो 3/4, यहां से वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3/2। तो सर एक एक्स पर आपको दो वाई मिल रहे हैं, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। और ग्राफिकली अगर आप जाना चाहते हो तो एक सिंपल से सर्कल का ग्राफ है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, है ना। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1, सेम वापस आप चाहो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 डाल सकते हो, एक्स की वैल्यू 3 डालोगे, वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 10, वाई की वैल्यू प्लस माइनस √10। एक एक्स पे वापस से आपको 2 वाई मिल रहे हैं, दैट मींस नॉट ए फंक्शन। और अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो दिस इज नथिंग बट ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कि ऐसा बनेगा। दिस इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो नहीं पता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो छोटे छोटे शब्द अगर आपके सामने आ रहे हैं और आपको नहीं पता, घबराओ मत, मैंने दूसरा इलाज भी बताया। आप एक्स की वैल्यू एक काम करो 3 डाल दो, तो यहां से आपको एक्स की 3 डालने पर वाई की वैल्यू 2 मिलेंगी प्लस माइनस √10। तो एक एक्स पे फिर से हमें 2 वाई मिले, उस लॉजिक से हमने बोला ये फंक्शन नहीं है। और इसका जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है उससे भी आप बोल सकते हो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, 2 जगह कट कर रही है तो इसलिए नॉट ए फंक्शन, है ना। डी भी हो गया। सर ये वाला तो मैंने कहा देख इसका तो बहुत सारे लोगों को ग्राफ भी नहीं पता होगा, बनाना सीख लेंगे, घबराओ मत, ठीक है। ई की बात करते हैं, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई बराबर 1। अब मैंने एक्स की वैल्यू यहां पर हाफ पुट की, तो मॉड ऑफ वाई हाफ इधर जाएगा तो 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ, वाई की वैल्यू प्लस माइनस हाफ। तो वापस से मुझे एक एक्स पे 2 वाई मिले। क्या ये फंक्शन है? तो आंसर सर नो, ये फंक्शन नहीं है ना। अब इसका ग्राफ अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसी चैप्टर में हम सीखेंगे इसका ग्राफ ऐसा बनता है, सिमेट्रिकल इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। कुछ लोग बोलेंगे सर हमें नहीं पता, तो कोई बात नहीं, मैंने बताया भी नहीं है कि ये बना कैसे, मैंने ये थोड़ी बताया कि ये बना कैसे, मुझे पुराना याद है इसलिए मैंने ये बनाया। तुम्हें नहीं याद तो कोई बात नहीं, तुम इस लॉजिक से जाओ, है ना, कोई दिक्कत। तो ये सवाल ऐसे मत सोचना कि सर आपने ये ग्राफ कहां से बना दिए, ये एक एक्स्ट्रा है और दूसरा हम भी बनाना सीखेंगे ग्राफ, घबरा मत। कितने लोगों को बात समझ में आई? नेक्स्ट। सो नेक्स्ट में तो कुछ नहीं, एक रिलेशन दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। मतलब एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है या फिर एक एफ डिफाइन किया, अभी इसको फंक्शन बोलना गलत हो जाएगा। 0 1 और 4, 0 1 4 ये इसकी डोमेन है, को डोमेन में -2 -1 0 1 2 है। वो बोल रहे हैं कि अगर आप यहां से आपका आंसर चलने वाला है, ठीक है, तो मैंने 0 रखा तो 0 पर वैल्यू क्या आएगी 0। अगर मैं 1 रखूं एक्स की वैल्यू तो √1 1 होता है, आगे प्लस -1, तो 1 जो है वो -1 से भी रिलेट होगा और 1 जो है वो 1 से भी रिलेट होगा। 4 जो है वो -2 से भी होगा और 2 से भी होगा। तो क्या ये फंक्शन है? तो आंसर इज सर नो, दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो बेसिकली इस पूरे में सिर्फ ऑप्शन बी ही था जो फंक्शन था, बाकी कोई भी फंक्शन नहीं है। कितने लोगों को बात समझ में आई? इसको तो मैंने ग्राफ भी नहीं बनाया, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पार्ट, है ना, एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। ओनली बी इज द फंक्शन, हाँ ओनली ऑप्शन बी टप्पो इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज डोमेन एंड रेंज फ्रॉम ग्राफ। आप ग्राफ से डोमेन और रेंज कैसे देख सकते हो? अभी हम डोमेन और रेंज एक अलग सेगमेंट में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट अगर आपको कोई ग्राफ दिया जाए, पहले हमने क्या देखा कि कोई भी ग्राफ मिला, हम उस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट वीएलटी करके हम ये पता कर लेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं। अगर वो फंक्शन है तो उस ग्राफ में आपको डोमेन और रेंज देखनी आनी चाहिए, है ना, डोमेन और रेंज देखनी आनी चाहिए, कोई दिक्कत? हाँ। व्हाट इज डोमेन? द पोर्शन ऑफ द एक्स एक्सिस कवर्ड। बहुत ही सिंपल, एक्स एक्सिस का उतना पोर्शन जिसके ऊपर या नीचे ग्राफ हो वो कहलाएगा डोमेन, ठीक है ना। एंड व्हाट इज रेंज? द पोर्शन ऑफ द वाई एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ। वाई एक्सिस का वो हिस्सा जिसके लेफ्ट या राइट में कहीं पर भी ग्राफ हो वो कवर हो गया,
तो वो कहलाएगा सर उसका रेंज। अगर मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स बनाकर दूं कि मुझे इस फंक्शन का डोमेन और रेंज चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये आ रहा है 5, ये आ रहा है सर 2, ये वाली जो वैल्यू आ रही है सर, ये वैल्यू आ रही है 7 और ये वाली वैल्यू आ रही है 1। ध्यान सुनना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं इस फंक्शन को पहले तो ये बताओ क्या ये फंक्शन है, तो हां सर जरूर ये फंक्शन है, क्योंकि कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल इसको एक ही जगह काटेगी। डोमेन वैल्यूज ऑफ एक्स, कितना पोर्शन एक्स एक्सिस का कवर कर रहा है जी ये, तो सर एक्स एक्सिस के इतने पोर्शन के ऊपर ग्राफ बना हुआ है। बात आई 2 और 5 की, तो 2 के ऊपर भी ग्राफ है तो यहां पर भी डार्क सर्कल, 5 के ऊपर भी ग्राफ है तो यहां पर भी डार्क सर्कल। तो व्हाट इज डोमेन, इसकी डोमेन क्या है, ये पूरा ग्राफ मिलकर एक्स एक्सिस का कितना पोर्शन कवर कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये कवर कर रहा है क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर 5, है ना, क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर 5। एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बार इस चीज को होल्ड कीजिए, वोट टाइप, कितने लोगों को ये इंटरवल रिप्रेजेंट करना आता है, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, या फिर वो जो मैंने 11th की डोज लेक्चर 1 डाला था वो वाला कितने लोगों ने देख लिया, ठीक है ना, वो लोग प्लीज थम्स अप करना, जिसको नहीं आता वो थम्स डाउन करना, अपने अपने ईमानदारी से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, ठीक है। 45 सेकंड नहीं 30 सेकंड का वोट, जिसको ये क्लोज ओपन वेवी कर्व मेथड, ठीक है, कि यहां रूट्स को प्लॉट करते हैं, मतलब 11th की डोज लेक्चर 1 वाला काम, ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, यहां यहां यहां, एटी 9% जनता को, बहुत बढ़िया। अब ये जो 11% जनता, इसमें से 5% तो मान लेते हैं कि स्पैमर है या फिर वो, ठीक है, हाँ टेढ़े हैं पर पता नहीं किसके हैं, क्योंकि हाँ बच्चे 6%, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी मुझे सुन रहे हैं जिनको नहीं आता ओपन क्लोज इंटरवल और ये सब सॉल्व करना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जाते ही आप ये लेक्चर तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे, अगली लेक्चर में आने से पहले आप सबसे पहले 11th की डोज लेक्चर 1, 11th की डोज जो लेक्चर 1 है वो देख के आएंगे, ठीक है। आपके ऑल कंटेंट पे क्लिक करोगे मैथ्स में, वहां पर एक टैब बना हुआ दिखेगा बेसिक्स ऑफ क्लास 11th, उसके अंदर एक लेक्चर डला हुआ है 1.5 घंटे का, वो आपको लेक्चर देख के आना है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग सामने देखें, मैं आपसे पूछूं द पोर्शन ऑफ द वाई एक्सेस कवर्ड, वाई एक्सेस का वो वाला इसका जिसके हिस्सा जिसके राइट या लेफ्ट में ग्राफ है, तो वो आप बोलोगे सर इतना पार्ट है, तो आप बोलोगे सर दैट इज रेंज वाई की वैल्यूज सर 1 से लेकर 7, क्या 7 के राइट में ग्राफ है, हां सर ये देखो यहां पर है ग्राफ, और क्या 1 के राइट में ग्राफ है, तो हां सर यहां पर ग्राफ है, तो सर रेंज आ जाएगी 1 से लेकर 7 क्लोज। अब सर ये ग्राफ पता नहीं कौन से फंक्शन का है, हम वो फंक्शन तो नहीं जानते, ठीक है, हम वो फंक्शन तो नहीं जानते, बट ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ है उसकी डोमेन और रेंज 100% यही होगी, एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज, है ना, ठीक है, उसकी डोमेन और रेंज 100% यही होगी। ये तो कॉन्टिन्यूअस बना दिया। एक एग्जांपल और लूंगा जिसमें टुकड़ों में बात की गई है ना,
फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए जी, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। आपको अब एक ग्राफ दिया जो पता नहीं सर किसका ग्राफ है, हम तो नहीं जानते, बट हां द पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड की अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस के इतने हिस्से के ऊपर ग्राफ है सर, और एक्स एक्सिस के इतने हिस्से के ऊपर भी ग्राफ है ना। बात आई सर 1 के ऊपर भी ग्राफ है, तो 1 के ऊपर यहां पे डार्क सर्कल, 2 के ऊपर कहीं पर भी ग्राफ नहीं है, खाली मतलब हॉलो सर्कल। 3 के ऊपर सर यहां पर ग्राफ है, 4 के ऊपर सर यहां पर ग्राफ नहीं है। तो मुझे डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज बताइए जरा ध्यान से। तो सर 1 से लेकर 2 ओपन, बीच में गैप आ गया यूनियन, फिर 3 से लेकर 4 ओपन, 3 क्लोज 4 ओपन। तो डोमेन इज 1 से लेकर 2 ओपन, यूनियन 3 से लेकर 4 ओपन। बात करते हैं सर रेंज की। द पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड, तो 1 से लेकर 3 तक सर ग्राफ है। 1 के राइट में ग्राफ है बिकॉज यहां पे डार्क सर्कल है, 1 के राइट में यहां पर भी ग्राफ है, नहीं है ग्राफ, सॉरी यहां पर कहीं पर भी ग्राफ नहीं है राइट साइड में, तो यहां पर हॉलो सर्कल। फिर बात आती है सर 4 से लेकर 5 के बीच में भी ग्राफ है, 5 के राइट में ग्राफ है, तो यहां पे डार्क सर्कल, 4 के लेफ्ट राइट में कहीं पर भी ग्राफ नहीं है, तो ये लो। अब मुझे आप बता दीजिए यहां से द पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड, तो 1 से लेकर 3 ओपन, बीच में गैप आ गया तो यूनियन लगाओगे, फिर 4 से लेकर 5 ओपन, सॉरी 4 ओपन से लेकर 5 क्लोज। है ना, आसान है क्या, मेरी बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। एक और सवाल, ये यहां पर हॉलो सर्कल है, यहां पर आपके पास में डार्क सर्कल है, यहां पर डार्क सर्कल है, यहां पर हॉलो सर्कल है, हॉलो सर्कल है, और इसके पीछे रह गया, यहां पर डार्क सर्कल है, अब वो इसके पीछे रह गया। या फिर एक काम करो, इस ग्राफ को यहीं तक बना लो, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी, बहुत छोटा सा काम है भाई। फटाफट फटाफट फटाफट, खेल खत्म। सर द पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड, तो 1 से लेकर 8 तक पूरा है, 1 के ऊपर ग्राफ है, 8 के ऊपर ग्राफ नहीं है, तो मैं यहां से x की वैल्यू बोल सकता हूं क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर 8 ओपन, यहां पर ओपन और यहां पर क्लोज, दिस इज द पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस। व्हाट अबाउट वाई एक्सिस? वाई एक्सिस में ध्यान से सुनना, स्टूडेंट ए ने यह जवाब दिया कि सर 2 से लेकर 6 y बिलोंग्स टू, दोनों पर क्लोज। स्टूडेंट बी ने ये वाला जवाब दिया, y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर 6 ओपन। स्टूडेंट सी ने y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर 6, 2 से लेकर 6 तक तो ठीक है, बट 5 के राइट में हॉलो सर्कल है तो -5। फटाफट अपने आप को कैटेगराइज करें, आप कौन से वाले स्टूडेंट के साथ हैं। इस ग्राफ को देखकर 3 स्टूडेंट मेरे सामने बैठे थे, उन्होंने ये जवाब दिया, आप किसके साथ में हैं? मतलब ये जो स्टूडेंट सी है वो ये बोलना चाह रहा है कि 2 से लेकर 6 तक सारा चलेगा, बट 5 आपको हटाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, स्टूडेंट सी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। स्टूडेंट सी गलत जवाब है जी, स्टूडेंट सी गलत जवाब है। ला ला ले, सर ऐसा आप हमारे साथ क्यों करते? अबे गलती करोगे तभी तो सीखोगे। अबे लपड़ झंडो, इधर देखो सामने। 2 से लेकर 6 तक ग्राफ है कि नहीं है? द पोर्शन ऑफ द वाई एक्सिस कवर्ड, सर 2 के राइट में ग्राफ है, डार्क सर्कल, मैंने कहा बहुत बढ़िया। 6 के राइट में भी यहां पर ग्राफ है, डार्क सर्कल, बहुत बढ़िया। बच्चे बोल रहे हैं 5 के राइट में ग्राफ ही नहीं है। अच्छा, मैं यहां से चला, ये रहा ग्राफ, ये 5 के राइट में ये ग्राफ है तो सही, उसके बाद में सर ये भी ग्राफ रहा। तो पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड का मतलब है बेटा
वाई एक्सिस के लेफ्ट या राइट में कहीं पर भी ग्राफ एक बार प्रेजेंट है तो दैट इज द पार्ट ऑफ रेंज। हां, अगर आप x की वैल्यू ये वाली रखोगे तो y की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। आगे चल के हॉलो सर्कल है ना। मैंने जो आपको ये वाले एग्जांपल्स बताए, इसमें देखो, इसमें पूरे राइट साइड में कहीं ग्राफ नहीं था, इसमें भी पूरा राइट साइड में कहीं ग्राफ नहीं था, इसलिए इन पे ओपन लगाए। यहां पर राइट साइड में ग्राफ है, समझे? तो सर ये देखो, अब बताओ कितना पोर्शन कवर हुआ? सर पूरा का पूरा पोर्शन ही कवर हो गया 2 से लेकर 6। तो ये तो लिखना है, ठीक है? तो दिस इज अवर रेंज, दिस इज अवर डोमेन। कैसा लगा? एसएमजे, शाबाश। आ जाइए जी, यहां आ जाइए। द पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड, तो 0 से लेकर 1 और फिर ये 3, ये हॉलो सर्कल है, ध्यान सुनना। तो वापस स्टूडेंट ए ने बोला कि सर x की वैल्यू है क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 1 ओपन यूनियन 1 से लेकर 3 ओपन। इसी में ही स्टूडेंट बी ने बोला 0 से लेकर 3 ओपन। ए और बी में से आप किसके साथ है? हाँ, एक्स एक्सिस का जवाब मुझे 2 बच्चों ने ये दिया, ए और बी। बताइए आप किसके साथ है? सर एक हमने तो ऐसा लिखा, जल्दी जल्दी जल्दी, यस यस यस, बस खत्म हो गया। तो ऑब्वियसली सर दिस इज रॉन्ग, ये सही है और ये भी सही है, ये दोनों सेम है। आप ए के साथ है? नहीं भाई, फिर गड़बड़ कर रहे हो। मैं यहां से चला, 0 के ऊपर ग्राफ है, हां सर, तो 0 के ऊपर ग्राफ है मतलब यहां पर हमारा पोर्शन है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 के ऊपर तो ग्राफ है ही नहीं। मैंने कहा कैसे? कहा यहां ग्राफ नहीं है बट ऊपर तो यहां तो ग्राफ है, डार्क सर्कल, तो 1 के ऊपर भी डार्क सर्कल आएगा। हाँ, 3 के ऊपर ग्राफ नहीं है तो यहां हॉलो सर्कल आएगा। तो क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 3 ओपन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी एक ही बात है। बी और सी दोनों सही है, स्टूडेंट ए गलत है। व्हाट अबाउट रेंज? रेंज की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड? तो वाई एक्सिस के राइट में इतने हिस्से में ग्राफ है, इतने हिस्से में ग्राफ है। 5 के राइट में आपको यहां ग्राफ दिख रहा है, इस पे डार्क सर्कल। इस राइट में कहीं पर भी ग्राफ नहीं है तो यहां होलो सर्कल। राइट में कहीं पर भी ग्राफ नहीं है, राइट या लेफ्ट दोनों जगह। अब उसको देखकर बता दीजिए। और यहां पर तो ग्राफ था ही नहीं, तो यहां पर भी। तो y की वैल्यू आएगी क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 2 ओपन यूनियन ओपन 3 से लेकर 5 क्लोज। ओपन 3 से लेकर 5 क्लोज। 0 से लेकर 5 मत बोल देना, बीच में इस इतने पोर्शन के बगल में कहां है ग्राफ भाई? भांग खाने की भी एक लिमिट होती है ना? बहुत बढ़िया, बस इतना ही है। ये आपका HW है, शाबाश। बस बस बस, एक चैलेंजर क्वेश्चन या बढ़िया सवाल है, एसिडिक सवाल आप इसको बोल सकते हो। बस एक और बढ़िया सवाल। मैंने बोला था जो 100% क्वेश्चन आएगा उस पे तो भैया हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि तुम खुद ही बोल दो कि सर अब समझ में आता है हमें सब। डिब्बी मैंने आपको ज्यादा नहीं दे रहा हूं, डिब्बी मैं आपको ज्यादा नहीं दे रहा हूं। डिब्बी के नाम पे सिर्फ मैं आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। अगर आपने ध्यान सुनना, अगर आपने इनइक्वालिटी सॉल्व कर रखी है तो आपको ये जवाब लिखने आने चाहिए। नहीं सॉल्व कर रखी तो वो लेक्चर 1 देखिए, ये सॉल्व कीजिए। डिब्बी नंबर 18 है, इन सभी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल इज दिस। होमवर्क फ्रॉम कैलकुलस कोर इज 1 से लेकर 38 कर दिया है, पहले चैप्टर का ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू ऑल। मैंने अपने टाइम पे लेक्चर छोड़ दिया, थोड़ा बहुत हमारा लेक्चर आज खराब हुआ, बट यस, बाय बाय। इजी पीजी अगर आपको लगे तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लीजिएगा।